Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters, but do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331 4444, 2371 7106 or 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार की तरह हम आपके प्रश्नों को सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। श्रोताओं, आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु याद रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए हमारे सीधे नंबर हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम शरद। नमस्कार अमरीश, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और सबसे पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं राजेश लेख। Prime Minister Narendra Modi says the participation of unorganized labor is very important in the development of the country. Jet fuel prices rise 0.2% in the capital, and HDFC Bank's fourth quarter net profit jumps 22.8% to 10,055 crore rupees. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के विकास में असंगठित श्रमिकों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। राजधानी में विमान ईंधन के मूल्य में 0.2% की बढ़त दर्ज की गई और HDFC बैंक की चौथी तिमाही का शुद्ध लाभ 22.8% बढ़कर 10,055 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। और आज की पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश के विकास में असंगठित श्रमिकों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। एक ट्वीट में आज श्री मोदी ने कहा कि सरकार करोड़ों असंगठित श्रमिकों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अनेक योजनाओं ने उनके लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की है और कोविड महामारी के दौरान उनकी मदद के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार 29 श्रम कानूनों को सरल करके 4 श्रम नियम लेके आई है। 27 करोड़ असंगठित श्रमिकों को राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल में पंजीकरण के द्वारा नई पहचान मिली है। इसके अलावा 38 करोड़ असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा निधि से लाभान्वित हुए हैं। We've got two callers online with us, one from Delhi, one from Rewari. First, we go to Delhi to S.L. Gupta. We welcome you. Please ask your question. I think we lost touch with Mr. Gupta. Mr. Jaipal from Rewari is with us. Mr. Jaipal. जी, मार्केट मंत्रा टीम और कोहली सर को नमस्ते। नमस्कार कोहली सर, मेरा प्रश्न ये है कि अगर भारत में सभी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो जाएं जी, तो क्या जो टैक्स है वो पूरा गवर्नमेंट के अकाउंट में जा सकता है? जयपाल जी, बिल्कुल बड़ा अच्छा विचार है, बिल्कुल जा सकता है। और टैक्स तो देखिए, ऑनलाइन तो एक ट्रांजैक्शन करने का माध्यम है। आपका शायद तात्पर्य ये है कि आप कैश से हटके ऑनलाइन पर जाना चाह रहे हैं, तो अगर आपका ये तात्पर्य है तो बहुत दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर कैश से हम लोग हटें और यही मंशा है डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने की, सारा जो इतने सारे प्लेटफॉर्म बने हैं, क्योंकि
जब आप डिजिटल करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो आप एक ट्रेल छोड़ते हैं, तो उसको छुपा पाना मुश्किल होता है, उसमें कर की चोरी नहीं हो पाती। बहुत दुरुस्त विचार है जयपाल जी, और बिल्कुल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस अगर सारे हो जाएंगे कैश से हटके, तो बिल्कुल इसमें टैक्स कलेक्शन आसान हो जाएगा, टैक्स कलेक्शन सुदृढ़ हो जाएगा और टैक्स कलेक्शन पूर्ण हो जाएगा। जी, और हमारे श्रोता गगन लाइन पे हैं। गगन नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि सर हम जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं जी, तो कई बार उसमें डिफॉल्ट आ जाता है और वो पैसे हमारे अकाउंट से कट जाते हैं, और सर वो पैसे कहाँ जाते हैं, 2-4 दिन के बाद मिलते हैं। बस यही मेरा सवाल है सर। थैंक यू। देखिए गगन जी, ऐसा होता है, आपका जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा अक्सर होता है कि पैसे कट जाते हैं, पर जिस संस्था को, जिस व्यक्ति को आप पहुंचाना चाहते हैं, उसके बाद कई बार थोड़े विलंब से पहुंचते हैं, देरी से पहुंचते हैं। तो क्या होता है कि कई बार देखिए, डिजिटल प्रणाली एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रणाली है, तो उसमें ह्यूमन एलिमेंट जो होता है वो कम होता है, जो इंसान का इन्वॉल्वमेंट, मनुष्य का इन्वॉल्वमेंट कम होता है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम से होता है। तो कई बार क्या होता है कि सर्वर के ठीक ना काम करने से, या जो बैंडविड्थ स्पीड होती है इंटरनेट की उसके स्लो हो जाने से, या कई बार जो रिसीविंग एंड होता है वहां पर कुछ त्रुटि हो जाने से, या कुछ कई बार वहां पर उसको हम होल्ड पे कहते हैं, पैसा होल्ड पे हो जाता है, पर वो कहीं जाता नहीं है गगन जी। इसीलिए आप देखते हैं 2-4 दिन में आ जाता है, वो एक बफर में खड़ा हो जाता है, और जब उस त्रुटि को, उस विलंब को हटा दिया जाता है, उस गलती को, उस ग्लिच जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, जब उसको हटा लिया जाता है तो वो पैसा वापस जाके क्रेडिट हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, पर ऐसा कभी कभी होता है गगन जी, हमेशा नहीं होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो भी पैसा इस तरीके से अटका हो वो अल्टीमेटली अपनी डेस्टिनेशन पर, अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंच जाए। और जयपुर से हमारे श्रोता दिलीप लाइन पे हैं। दिलीप जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड का तो आपने मना कर दिया, कल बताएंगे। जी, उस संडे को पूछ लीजिए। कल कर लेंगे। हाँ जी, तो ये शेयर मार्केट का बताओ, डीमैट अकाउंट मैंडेटरी है? जी हाँ दिलीप जी, बिल्कुल आपने म्यूचुअल फंड, तो कल संडे को एक डेडिकेटेड प्रोग्राम होता है, तो उसमें आप प्रश्न पूछें तो और अच्छा लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल डीमैट अकाउंट के बिना तो दिलीप जी आजकल आप शेयर मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि पहले जमाने में, बहुत सालों पहले की बात है, कागज के शेयर आदान प्रदान किए जाते थे, ट्रांसफर किए जाते थे, लिए जाते थे, पर अब तो सब कुछ डीमैट फॉर्म में होता है। जी हाँ, बिल्कुल आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, एक आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जो कि आपके बैंक अकाउंट से कनेक्टेड हो, जिसमें आप फंड ट्रांसफर कर सकें, आपके शेयर्स डीमैट अकाउंट में रहेंगे, वहीं से वो रिलीज होकर डिपॉजिटरी में जाते हैं, और जब आप खरीदते हैं तो वहीं डिपॉजिटरी से उसके आपके पास आ जाते हैं। बिल्कुल दिलीप जी, आप डीमैट अकाउंट खुलवाएं और शेयर मार्केट में जरा फूक के पग धरें, ये हम जरूर सलाह देना चाहेंगे। S.L. Gupta from Delhi is with us. Mr. Gupta, we welcome you. थैंक यू सर, नमस्कार आप सबको। सबसे पहले तो मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि जैसे आप लोग 3 लाइन प्रोवाइड करते हैं कॉलर्स को कॉल करने के लिए, अगर एक ही नंबर हो और उस पर मल्टीपल लाइन हो जाए तो कॉलर्स के लिए आसानी रहेगी, अलग अलग नंबर डायल नहीं करने पड़ेंगे। प्लीज मेरा सुझाव पे देख लीजिएगा। Certainly. अच्छा, नेक्स्ट शरद जी को मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि उन पे प्रभु की पूरी कृपा है कि इतना शानदार व्यक्तित्व है, उनकी शानदार इतनी मीठी आवाज है, और जिस फ्लुएंसी से वो सवाल का जवाब देते हैं वो सुनने लायक बनता है। On his behalf, I say thank you. गुप्ता साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, आप प्रश्न पूछें, क्या पूछना चाहते हैं। हाँ सर, मैं अब प्रश्न पे ही आ रहा हूँ। प्रश्न मेरा कैपिटल गेन टैक्स से रिलेटेड है। 2 प्रश्न हैं। एक तो कंपनीज बाईबैक करती हैं जी शेयर होल्डर से जी, तो उन पे कैपिटल गेन टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होता है? क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स इस पे हम, जो बाईबैक होता है, इस पे हम एसटीटी नहीं देते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगता है जी। तो क्या इस पे कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है या ऑर्डिनरी होता है वही नॉर्मल कोर्स में? लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, जो भी कुछ हो, किसी भी होल्डर का जी। और दूसरा, जो कैपिटल गेन होता है अक्रॉस वेरियस एसेट्स क्लास जी, इक्विटी हो गई, बॉन्ड्स हो गए, गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टी हो गई या कुछ और हो गया जी, तो एक जैसे इक्विटी से हुआ तो क्या हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैपिटल गेन का बेनिफिट ले सकते हैं?
जैसे गोल्ड में हुआ तो क्या कैपिटल इक्विटी मार्केट में उसको लगा के फिर ले सकते हैं, ये क्रॉस मतलब? जी हाँ गुप्ता जी, देखिए आपने पहला सवाल पूछा कि जब बाई बैक करा जाता है तो मैं आपको, चलिए आपने बहुत टेक्निकल सवाल पूछा है तो मैं आपको टेक्निकल ही जवाब देता हूं। एक आयकर अधिनियमों के अंतर्गत सेक्शन है जिसको हम कहते हैं सेक्शन 46A। वो ये कहता है कि जब कंपनी बाय बैक कर रही है तो आप एक नॉर्मल, जैसे आपने किसी को बेचा शेयर तो आपको जो कंसिडरेशन आ रहा है बाय बैक का, वो आपकी सेल कंसिडरेशन मान ली जाएगी और जिस कॉस्ट पे आपने लिया था वो कॉस्ट घटा के इंडेक्सेशन वगैरह आप जो करना चाहते हैं वो कैपिटल गेन आ जाएगा। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, वो सेक्शन का मुझे सेक्शन याद आ गया आपके बात करते करते, 115QA। वो सेक्शन ये कहता है, और ये एक्सेप्शन है इसकी, कि अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स कर रही है शेयर होल्डर्स को इस बायबैक के माध्यम से, तो फिर वो गुप्ता साहब एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको, आप जिस भी कंपनी का, क्योंकि हम कंपनी का यहां नाम नहीं लेते हैं, अब जिस भी कंपनी का बायबैक हो रहा है उनके बायबैक अरेंजमेंट में ये मेंशन होता है कि ये इसको डिविडेंड की तरह दिया जा रहा है या कैपिटल गेन की तरह, या ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स है कंपनी का शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स अल्टीमेटली कंपनी के किसी न किसी तरीके से मालिक होते हैं। आपने दूसरा सवाल पूछा कि इंटर एसेट जो एडजस्टमेंट होता है उसको कैसे, देखिए आप जो एक सेक्शन 54 होता है इनकम टैक्स में, जिसमें आप किसी भी एसेट से बेचे हुए फंड को नहीं लगा सकते, मकान बेच के मकान में लगाते हैं, पर मान लीजिए आप कोई म्यूचुअल फंड वगैरह बेचते हैं, उससे कैपिटल गेन है, तो आप 54F के अंतर्गत आप उसको किसी प्रॉपर्टी में अगर लगा दें, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, तो वो माफ हो जाता है। इसके अलावा आप थोड़ा, आपका जवाब लंबा बनता है, बहुत लंबा जवाब ले नहीं सकते, बाकी लोग भी क्यू में होते हैं। सेक्शन 54EC होता है जिसमें आप 6 महीने के अंतर 50 लाख तक आप किसी जो रजिस्टर्ड सिक्योरिटीज होती है, नोटिफाइड सिक्योरिटीज होती है, उसमें लगा सकते हैं। बाकी एग्रीकल्चर के लिए अलग है। तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप इसको टुकड़े टुकड़े करके पूछें जिससे बहुत लंबा ना हो। आज मैंने आपको काफी एक आउटलाइन बता दी है, अगली बार जरूर गुप्ता साहब जुड़िएगा, हमें इंतजार रहेगी और मैं थोड़ा और इसकी गहराई में डुबकी लगा के आपको बताऊंगा। और भिलाई से हमारे श्रोता रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार मार्केट मंत्रा, डॉक्टर साहब को एक तुच्छ प्राणी का नमस्कार। नमस्कार सर। एक मेरा सवाल अपने भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर है कि अभी आरबीआई ने शायद अपने जीडीपी ग्रोथ को रिव्यू करते हुए थोड़ा सा कम किया जी, तो क्या है कुछ ये इन्फ्लेशन वगैरह के चक्कर में है या कुछ और भी कुछ बातें हैं जो बाहर नहीं आ रही हैं? जी हाँ रवि जी, बहुत अच्छा लग रहा है, दो तुच्छ प्राणी आपस में बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपने ठीक पकड़ा है, इन्फ्लेशन इसके जड़ में है। और आपने जो वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने, आरबीआई ने भी आपने देखा होगा ग्रोथ एक्ट में, और ये हमारे देश में रवि जी फिनोमिना नहीं है, पूरी दुनिया में मैं अगर देशों का नाम गिनवाना शुरू करूं तो शायद बाकी का कार्यक्रम उसी में चला जाएगा। पूरी दुनिया में ये इन्फ्लेशन, आप अमेरिका में देखें 8.5%, इंग्लैंड में देखें 7%, जर्मनी में 7 से ऊपर, भारत में 6.95%। जी हाँ, इन्फ्लेशन से क्या होता है कि इन्फ्लेशन से महंगाई आपको सामान खरीदने से रोकती है, जिससे डिमांड घटती है। डिमांड घटती है तो प्रोडक्शन घटता है, प्रोडक्शन घटता है तो स्पेयर कैपेसिटी हो जाती है, स्पेयर कैपेसिटी होती है तो उससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होता है, रोजगार कम होता है, आय कम होती है। और देखिए एक तो एक विशियस सर्कल है जिसमें कि अर्थव्यवस्था फंस जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, ये जो अनुमान कम किया गया, हम प्रार्थना करते हैं आप और हम मिलके कि जो रशिया यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जल्द शांत हो और दुनिया को इस महंगाई से राहत मिले। We joined in by Shankar from Bhopal now. We welcome you, Shankar. Please ask your question. नमस्ते कोहली जी। सर आपका प्रोग्राम आधे घंटे से बजाय करीब 1-1.5 घंटे का कर देना चाहिए, क्योंकि टैक्स के ऊपर बहुत सवाल होते हैं और आपके जवाब बहुत अच्छे होते हैं और काफी हमें मदद करते हैं। शुक्रिया सर। मेरा सर ये पूछना है, AIS में कब ये प्रावधान होगा कि मुझे बताएंगे टैक्स वाले, इनकम टैक्स वाले, कि मेरा उनको सारी जानकारी है, वो अंतर्यामी हो चुके हैं, उनको सब पता है, तो वो मुझे बता देंगे कब टैक्स भरना है। जैसे फर्स्ट क्वार्टर में इतना भरना है, सेकंड में इतना भरना है, थर्ड में इतना भरना है, फोर्थ में इतना भरना है बिकॉज ऑफ माई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट या फिर मेरे इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो ये कब हो जाएगा? मुझे लगता है होने वाला, पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो बताइए कब हो जाएगा। अगले फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा ऑटोमेटिकली? मुझे बता दें भाई मेरा टैक्स इतना बन रहा है। और दूसरा सर आपने कहा था कि यूक्रेन में गोली चलेगी तो हमें बहुत जोर से लगेगी, लेकिन लग रहा है ऐसा कि हम लोग तो ऑलरेडी इम्यून हो चुके हैं, हमारी इन्वेस्टर सारे ये मान चुके हैं कि ये कुछ न कुछ तो होगा और हम लोग इस पर बाहर आएंगे। तो क्या अब ये मार्केट मान चुका है, इसको कंसिडरेशन ले चुका है बिकॉज इट इज रिकवर्ड? चलिए शंकर जी, आपने जो पहला सवाल पूछा, जो आपने बात कही है कि डिपार्टमेंट अंतर्यामी होता जा रहा है, जी हाँ, एक AIS नाम का, बल्कि वो भी ऐसे ही शुरू होता है, अंतर्यामी अगर उसको बोला जाए को हर AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट बोलते हैं,
उसमें वाकई बहुत इंफॉर्मेशन अब कैद होके आ रही है, जगह जगह से पकड़ के आ रही है, और आपने ठीक पकड़ा, हम उस ओर अग्रसर हैं। तो ऐसा लग रहा है शंकर जी के क्योंकि अभी भी आप देखें ऑटो पॉपुलेटेड बहुत सारे रिटर्न में आ जाती हैं। अब आपका यह है कि हर क्वार्टर में हमको पता लग जाए। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि जिस रफ्तार से प्रगति हो रही है इसमें, 1-2 साल के अंदर वी माइट बी देयर, यू माइट सी अ क्वार्टरली कैलकुलेशन ऑफ योर टैक्स। आई थिंक वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। आपने दूसरी बात पूछी कि क्या हम इम्यून हो चुके हैं, तो कोई भी मार्केट शंकर जी इस युद्ध से इम्यून नहीं हो सकती। आप देख रहे हैं कि मार्केट बार बार कोशिश करती है ऊपर जाने की, बुल रन में जाती है, फिर कोई ऐसी खबर आ जाती है, बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है, डॉलर इंडेक्स बढ़ जाती है, क्रूड की प्राइस बढ़ जाती है, वगैरह वगैरह, या कोई और हथियार का प्रयोग होता है वहां पर, और वो मैंने ये कहा था कि जब वहां पर गोली चलती है तो उसका मार्केट पे कहीं ना कहीं असर होता है। पर अभी पूरी तरह से शंकर जी हम इम्यून नहीं है, क्योंकि जब तक मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत राय हो सकती है, कि जब तक विश्व में कहीं भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अनस्टेबल है, लड़ाई चल रही है, तो मार्केट ऐसे में बल्ले बल्ले नहीं कर सकता, मार्केट बम बम नहीं हो सकता है, मार्केट बुलिश नहीं हो सकता, अगर मैं मार्केट की भाषा में कहूं। और वो जब भी कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ खबर आएगी और उसको झटका लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि एक स्थिर मार्केट को देखने के लिए हमें इस युद्ध के अंत होने का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप इम्यूनिटी तो ना मान के चले शंकर जी, ऐसी मेरी राय है जी। We'll be going in for a short commercial break. Please stay with us. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज शनिवार है और हम आपके सवालों को ले रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ शरद कोहली जी। तो बढ़ते हैं, देहरादून से हमारे श्रोता तरुण मौजूद हैं। तरुण नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। वन इज बेसिक्स रिगार्डिंग द स्टॉक मार्केट। मैं ये समझना चाहता हूँ एडीआर एंड एसडीआर क्या होते हैं स्टॉक के। मैं एक न्यूज पढ़ रहा हूँ कि इन्फोसिस का आफ्टर पोस्ट Q4 रिजल्ट नाउ दे हैव एडीआर हैज स्लम्ड 9%। हाउ इट विल इम्पैक्ट द स्टॉक प्राइस ऑन मंडे मॉर्निंग। सिर्फ एडीआर और एसडीआर ही इम्पैक्ट करते हैं स्टॉक प्राइस को, या जो प्री मार्केट ट्रांजैक्शंस होती हैं, मतलब लेन देन होता है शेयर्स का, वो भी इम्पैक्ट करते हैं? दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 जी, चलिए, आपका पूरा दूसरा पार्ट नहीं आ पाया, पर आपको पहले देखिए, जो एसडीआर एडीआर होते हैं, इनको आप मोटे तौर पे समझिए, ये डिपॉजिटरी रिसीट्स होती हैं। जब भारत की कंपनियां विदेश में जाके लिस्टिंग कराती हैं, फंड रेजिंग करती हैं, तो उसके बदले में वो डिपॉजिटरी रिसीट इशू करती हैं, और वो शेयर की तरह ही ट्रेड किया जाता है। शेयर मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय शेयर मार्केट्स में ट्रेड किया जाता है। तो कई बार क्या होता है तरुण जी, कि वो हमारे समय से पहले चलता है। जैसे हमारी मार्केट मान लीजिए सुबह 9:15 बजे खुलती है, तो अमेरिका में मार्केट्स, क्योंकि टाइम डिफरेंस है, वहां पर रात को चलती है। तो उस वजह से क्या होता है, जो हमारे एडीआर एसडीआर होते हैं, डिपॉजिटरी रिसीट्स, वहां जब ट्रेडिंग होती है, तो उसका अब मान लीजिए आपने जिस कंपनी का नाम लिया, उसने रिजल्ट शाम को डिक्लेयर किए, तो उनको शाम को रिएक्ट करने के लिए मिल जाता है, क्योंकि रात को ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। हम तो अगले दिन सुबह करेंगे, तो आपको उसमें ट्रेंड एक आइडिया हो जाता है कि इस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, तो उसके डिपॉजिटरी रिसीट्स नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारे यहां के मार्केट वालों को एक संकेत, एक इशारा मिल जाता है। मैं उदाहरण, और सभी श्रोताओं को ये काम आएगी बात, क्योंकि आपने बहुत पते की बात पूछी है। सिंगापुर में हमारा जो निफ्टी है वो ट्रेड होता है, उसको हम एसजीएस निफ्टी बोलते हैं। वो आपने देखा होगा कि सुबह यहां 7 बजे के करीब, क्योंकि सिंगापुर हमसे टाइम में आगे है, उसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। तो आपको हैरानी होगी सुन के, अगर आप रेगुलर फॉलोअप नहीं करते, जो सुनते हैं उनको तो हैरानी नहीं होगी, कि हमारी मार्केट उससे क्लूज लेते हैं। और जो हमारे से आगे मार्केट है, हांगकांग है, जापान है, कोरिया है, वो मार्केट हमसे पहले, तो वो एक ट्रेंड बना देते हैं। तो मार्केट का सेंटिमेंट, मार्केट का मूड, हमसे जो टाइम डिफरेंस में मार्केट आगे और पीछे है, उसके कारण वो बन जाता है। तो इसलिए आपको ये डिपॉजिटरी रिसीट्स के रेट फर्क दिखते हैं, और हमारी मार्केट वहां से क्लू ले लेता है जी। और कोलकाता से हमारे श्रोता रत्न मित्रा जी लाइन पे हैं। रत्न मित्रा जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर नमस्कार। सर कुछ साल पहले और हाल ही में
बहुत लालच में से 2 OMC कंपनी का शेयर लिया था, तो बोनस का लालच में और मोटे डिविडेंड के बारे में, तो अभी उसका दाम ऐसा हो गया, जो बोनस तो मिला तो 4 क्वार्टर दाम हो गया, और जो डिविडेंड मिला वो भी 30% कम हो गया। तो मेरा प्रश्न है, ये OMC कब उठेगा कि हमारा पूरा दाम उठेगा सर? यही हमारा क्वेश्चन है सर। रत्न मित्रा जी, हमें बहुत खेद है कि आपका जो निवेश हुआ है वो कम रह गया है, चौथाई आप कह रहे रह गया है। बहुत ही चिंता की बात है, बहुत अच्छी खबर नहीं लगती, हमें भी अच्छा नहीं लगता है जब किसी श्रोता का, आई थिंक राजेश और अम्बरीश एग्री करेंगे, उनका मेहनत से खून पसीने का लगाया हुआ पैसा कम हो जाता है। जी हाँ, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए रतन मित्र जी बहुत सच बात है कि उनके लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम है। आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल की कीमतें डिमांड और सप्लाई को बार बार तंग करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय जिस रफ्तार से कीमतें ऊपर नीचे जा रही हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए बहुत चैलेंज बना हुआ। पिछले आपने देखा होगा नवंबर से मार्च तक अंडर रिकवरी रही, दाम नहीं बढ़ाए गए। दाम बढ़ाते हैं तो महंगाई बढ़ती है, दाम नहीं बढ़ाते तो वो घाटे में चलते हैं। आगे कुआं पीछे खाई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए परिस्थिति है। अब क्योंकि आप घाटे में हैं, मैं आपको सलाह ये दूंगा अभी आप इसको रखें, क्योंकि अभी आप बेचेंगे तो आपको घाटा होगा। इसको आप थोड़ा लंबी अवधि के रखें, हो सकता है कि हालात थोड़े सुधरे। जहां इतना समय रखा है रतन मित्र जी, थोड़ा और रखिए और उसको भूल जाइए, कोशिश करिए। याद करेंगे तो बार बार दुख होता है, और आगे बढ़िए और निवेश करिए। हो सकता है आपका ये लॉस भी वहां से रिकवर हो जाए। Jitendra from Khajuraho and Prem Sagar, please stay with us as we tell you that the jet fuel prices were hiked today by a marginal 0.2% following a surge in global energy prices. The price of aviation turbine fuel was hiked by 277 rupees and 50 paise per kiloliter to 1.13 lakh rupees per kiloliter in Delhi, according to a price notification of state-owned fuel retailers. Meanwhile, petrol and diesel prices remain unchanged for the 10th straight day. और खजुराहो से हमारे श्रोता जितेंद्र जी लाइन पे मौजूद हैं। जितेंद्र नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्ते, और शरद कोहली जी को भी नमस्ते। नमस्कार जी। सर मेरे छोटे छोटे से 2-3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि अभी सर 2-3 दिन पहले एक बहुत बड़े मंच से इस बात का ऐलान किया गया कि WTO अगर अनुमति दे तो हम पूरे विश्व का पेट भर सकते हैं। तो भारत की जो हंगर इंडेक्स में स्थिति है, या जो दुनिया का 1/3 जो लोग रहते हैं जो भूख से प्रताड़ित हैं वो इंडिया में रहते हैं, तो ये जो मिसमैच है इसके क्या कारण है? दूसरा क्वेश्चन है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इस दौरान जब पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, उस टाइम पे चाइना इसको मेंटेन किए हुए है और ग्रोथ रेट को भी मेंटेन किए हुए है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? और तीसरा क्वेश्चन है जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी ने, चलिए जितेंद्र जी, क्योंकि तीसरा सवाल आपका नहीं सुन पाए, पर चलिए और लोग भी लाइन पे हैं। आपने पूछा WTO वीट का। देखिए हंगर इंडेक्स जो दुनिया भर में आती है, हमारे यहाँ 80 करोड़ लोगों को, और जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अनाज पिछले 2 साल से दिया जा रहा है, मुफ्त अनाज। तो ऐसे में मुझे नहीं पता जो हंगर इंडेक्स निकालते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आप मेरे से सच पूछें और मैं बिना निष्पक्ष होकर ये बात कह रहा हूं, मैं उस हंगर इंडेक्स से अग्री नहीं करता। क्योंकि जिस देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज हर महीने दिया जा रहा है, वहां पर हम कहें कि हम हंगर इंडेक्स में सबसे ऊपर हैं, हम लोग फूड ग्रेन्स में सरप्लस हैं, और मैं समहाउ आप बोलिए तो मैं हंगर इंडेक्स को नहीं मानता। दूसरा आपने पूछा चाइना का। देखिए चाइना की जो परिस्थिति है, चाइना अपने आप में सबसे बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है, और यहां पर भी मैं कुछ नहीं मानता। आपके आज दोनों सवाल इत्तेफाक से ऐसे हैं। मैं चीन से आने वाले जो आंकड़े होते हैं उस पर प्रश्न चिन्ह बहुत बार लगा है। अभी भी वहां पर शंघाई में लॉकडाउन है, और ऐसा बताया जा रहा है कि कुल 25,000 केस लोग आ रहे हैं, जबकि 2.5 करोड़ वहां की जनसंख्या, पूरे शहर में लॉकडाउन है। बहुत सारे चीजों पर प्रश्न उठाया जा रहा है। तो मैं वहां से आने वाले आंकड़ों पर जितेंद्र जी आप सच बताएं तो मुझे कोई पक्के आंकड़े लाके दे तो मैं उस पर कमेंट करूंगा। इस पे मैं कमेंट अपना रिजर्व रखूंगा। May we request all our listeners to ask not more than 2 questions, because there are a whole lot of listeners who are waiting to ask questions from Sharad ji. Prem Sagar from Faridabad joins us now. प्रेम सागर बोल रहा हूँ। हाँ बताइए, सवाल पूछे। बात कुछ ऐसी है, आगे भी बात हुई है, अनाज की बात हो रही है, तो मैं दूसरी चीजों की बात करता हूँ।
महंगाई तो वर्ल्ड ओवर है। हाँ जी। लेकिन हमारा जो देश है, हमारी सरकार क्या करेगी, कैसे कंट्रोल करेगी ये महंगाई जो बढ़ रही है? प्रेम सागर जी, सरकार के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं महंगाई को रोकने के, और जो सरकारी तंत्र है पूरा वो महंगाई के लिए बहुत चिंतित है। निरंतर मीटिंग चल रही हैं, वित्त मंत्रालय में, कंज्यूमर मिनिस्ट्री में, सब जगह मीटिंग चल रही है कि किस तरह इसको कंट्रोल किया जाए। सप्लाई चेन्स को मॉनिटर किया जा रहा है। क्रूड ऑयल की प्राइस आपने देखा 10 दिन से नहीं बढ़ी है, जबकि दुनिया भर में महंगाई, अमेरिका जैसे देश में हमसे ज्यादा महंगाई है। तो प्रेम सागर जी, हम ये चिंता हम सरकार पर छोड़ देते हैं, वो कैसे करेंगे? हमें उम्मीद है कि आपका और हमारा सरकार ख्याल रखेगी और आने वाले समय में हम महंगाई पर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल हैं, तो मुझे लग रहा है उन परिस्थितियों को सुधरना भी जरूरी है, वरना सारा विश्व प्रताड़ित रहेगा इस महंगाई से, इसमें कोई दो राय नहीं। Joining us from Hyderabad is Karun. We welcome you, Karun. जी नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम जी। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो आरबीआई और फेड लिक्विडिटी इंक्रीज करते हैं मार्केट में जी, तो वो इक्विटी मार्केट में कैसे रिफ्लेक्ट होता है? जी देखिए करुण, जब आरबीआई एमपीसी में लिक्विडिटी छोड़ते हैं तो इक्विटी मार्केट में उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं होता है, आपने ठीक बात पकड़ी है। उसका अप्रत्यक्ष रूप से इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जब लिक्विडिटी आती है, लोन्स मिलते हैं, और जैसे उदाहरण के तौर पे एमएसएमईज को पीछे मिले, उनका कामकाज चलता है, प्रॉफिट्स होते हैं, सरप्लस हाथ में आता है, और लोग जो सेविंग्स होती है उसको स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। तो आरबीआई द्वारा दी गई लिक्विडिटी का सीधा सीधा स्टॉक मार्केट में तो असर नहीं होता। आरबीआई कभी ऐसी लिक्विडिटी नहीं देता कि सीधी जो जाके स्टॉक मार्केट में लगा दी जाए। वो घूम फिर के पैसा कुछ न कुछ तो स्टॉक मार्केट में करुण जी आता ही आता है, उससे अंतर जरूर पड़ता है। और हमने देखा, आपने देखा कोविड के दौरान जो लिक्विडिटी रही आरबीआई की तरफ से रही, और वो देखा हमने कि मार्केट भी उछलता रहा, तो अप्रत्यक्ष रूप से इसका असर दिखाई देता है। Private lender HDFC Bank has today reported a 22.8% year-on-year rise in net profit to 10,055 crore rupees in the fourth quarter of the last fiscal. Total income of the bank in the same quarter stood at 41,086 crore rupees, showing a growth of 8%. HDFC's bank's gross non-performing assets as a percentage of total advances stood at 1.17%. और मुंबई से हमारे श्रोता रत्नाकर जी मौजूद हैं। रत्नाकर जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए, लेकिन बहुत ही संक्षेप में। हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है जी सवाल पूछिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो पॉपुलर स्लोगन के वजह से श्रीलंका जैसी हो सकती है, तो उसके ऊपर आपका क्या राय है? थैंक यू। आपकी रत्नाकर जी आवाज ब्रेक कर रही थी, पर आपने जो बात की कुछ समझ में आई। श्रीलंका जैसी स्थिति हमारी, रत्नाकर जी फिक्र मत करें, हमारी नहीं होने वाली है। श्रीलंका में कुछ नीति युक्त निर्णय पीछे गलत रहे, जिसके कारण वो आज इस कगार पे खड़ा है। हम लोग उनसे बहुत तंदुरुस्त है। हम तो उल्टा रत्नाकर जी उनकी मदद कर रहे हैं, हम तो उनको मदद का हाथ एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते बढ़ा रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहें, हम श्रीलंका की स्थिति में नहीं पहुंचने वाले हैं। जी। और शरद जी, अब चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। इस कार्यक्रम में भाग लेने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया, माय प्लेजर। थैंक यू। थैंक यू शरद फॉर बीइंग विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज, द हेडलाइंस वंस अगेन। Prime Minister Narendra Modi says the participation of unorganized labor is very important in the development of the country. Jet fuel prices rise 0.2% in the capital. And HDFC Bank's fourth quarter net profit jumps 22.8% to 10,055 crore rupees. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के विकास में असंगठित श्रमिकों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। विमान ईंधन के मूल्य में 0.2% की बढ़त दर्ज की गई और एचडीएफसी बैंक के चौथी तिमाही का शुद्ध लाभ 22.8% बढ़कर 10,055 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.